हाय फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम का नाम है फाइंड क्रिटिकल एंड सूडो क्रिटिकल एजेस इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसमें हमें एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ एन वर्टाइसेस का दिया गया है और ये जो एन वर्टाइसेस है उसको 0 से n-1 तक नेमिंग किया गया है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 5 वर्टाइसेस का एक ग्राफ लूँ तो इसमें हमारी नेमिंग होगी 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारे ये 5 वर्टाइसेस दिए गए हैं। ऑब्वियसली अगर हमारे ग्राफ में वर्टाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एजेस भी दिए जाएंगे। सो हमको एक सेट ऑफ एजेस भी दिया गया है। सो ये जो सारे हैं ये सेट ऑफ एजेस हैं और उन एजेस को एक वेट भी असाइन किया गया है। सो ये एज किस तरीके से दिया जाएगा, बेसिकली 3 पैरामीटर से एक एज डिफाइन होगा। फर्स्ट कि वो स्टार्ट वर्टेक्स कौन सा होगा उसका, सेकेंड कि उसका एंड वर्टेक्स कौन सा होगा और थर्ड कि उसका वेट कितना होगा। तो विद दिस एक एज डिफाइन होगा और ऐसे सेट ऑफ एजेस दिए हैं। विद दिस हमारा एक पूरा एक ग्राफ डिफाइन होगा। सो ठीक है, हमको ये ग्राफ दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है वो डिफाइन किया है। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है क्या? सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये जो सारे एजेस हैं ना इस ग्राफ के, उसका एक ऐसा सबसेट जो सारे वर्टाइसेस को कवर करे और इन सबसेट ऑफ एजेस का जो टोटल सम है वो मिनिमम हो। उन सबसेट ऑफ एजेस को हम एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो अगर मैं सेम ही एग्जाम्पल ग्राफ लूँ तो उसके ये 4 पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज होंगे। अब मैं इन्हें मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज क्यों बोल रहा हूँ, चलो इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो मैं इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सेम ही नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं जो इसमें हैं, पर जो एजेस हैं वो एक्चुअली सबसेट है इस ग्राफ के। ठीक है, तो ये एक सबसेट है, प्लस ये जो भी एजेस हैं ये सारे वर्टाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो एजेस का सम मैं लूँ टोटल तो वो 7 आता है जो कि मिनिमम पॉसिबल है। ऐसा कोई भी ऐसा और सबसेट नहीं होगा जो इन सारे वर्टाइसेस को कनेक्ट करे और उसका टोटल सम 7 से कम हो। पर इसके मल्टीपल एमएसटी इसलिए हैं क्योंकि ऐसे बहुत से मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, ऐसे मतलब कि ऐसे बहुत से सबसेट हो सकते हैं जिनका टोटल सम 7 हो। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें भी एक सबसेट ऑफ एजेस है जो सारे वर्टाइसेस कवर कर रहा है, प्लस इसका सम भी मिनिमम है 1 + 2 + 3 5 + 2 7 7। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, इसलिए ये 4 पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक ग्राफ दे दिया और हमको एक्सप्लेन भी कर दिया कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमसे पूछा क्या गया है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमको बोला है कि ये जो भी हमें पूरे एजेस दिए गए हैं उसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन से क्रिटिकल एजेस हैं, क्रिटिकल, और कौन से सूडो क्रिटिकल है। सो इसको वन बाय वन हम समझते हैं। सो अगर मैं क्रिटिकल एजेस को डिफाइन करूँ तो वो एक ऐसे एजेस होते हैं जिसको अगर मैं अपने ग्राफ से निकाल दूँ तो जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज़ मैं ये वाला एज हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये एज है ही नहीं, तो ऑब्वियसली एमएसटी में भी नहीं रहेगा। ठीक है, पर अगर ये एमएसटी में नहीं है तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिसजॉइंट सेट्स ऑफ वर्टाइसेस हैं, पर हमें सबको कनेक्ट करना है। सो अब मेरे को इस सेट को इस सेट से कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे पास बेसिकली अभी 2 एजेस हैं ऐसे 2 और 3 लेंथ के। तो मैं या तो इससे कनेक्ट कर सकता हूँ या तो इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, बट मेरे को मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट चाहिए तो ऑब्वियसली मैं छोटे एज से ही कनेक्ट करूँगा। सो मैं सपोज इसको 2 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर तो ये वापस एक एम बन गया, और अब अगर मैं इसका कॉस्ट देखूँ तो कितना होगा, 2 + 2 4 + 1 5 + 3 8। तो ये 8 हो गया। तो बेसिकली जब हमने इस एच को हटाया तो ये जो एम बाद में जो बना उसका कॉस्ट बढ़ गया पहली बार से। सो ये बेसिकली एक क्रिटिकल एज हो गया। ठीक है, तो हम ये तो कर नहीं सकते, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एज ऑफ लेंथ 1। ये हमारा क्रिटिकल एज हो गया। तो ऐसे ही हम हर एक एम में भी देख सकते हैं। बस एक और एग्जांपल ले लेते थे। सपोज़ ये वाला, अगर मैं इस वाले एज को निकालूँ तो वापस से हम ये एज वापस ले आते हैं। तो ये कितना था, 1 था। तो लेट्स से अगर मैं ये 3 वाले एजेस को हटा देता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एम में भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अभी हमारे पास वापस से 2 डिसजॉइंट सेट हो गए कि एक ये वाला सेट हो पर साइड वर्टाइसेस हो गया और ये वाला।
तो अब इसको कैसे कर सकता हूँ, उसके पास दो एजेस है कनेक्ट करने के लिए, 6 और 3, तो ऑब्वियसली मैं कम वाले से करूँगा। मैंने इसको 3 से कनेक्ट कर दिया, राइट। पर अब अगर मैं अब इसका कॉस्ट देखूँ तो 2, 1 + 1 4 हो गया, +3 7, तो जो इसका मिनिमम कॉस्ट हो गया स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट हो गया, वो हो गया 7 अगेन, जो कि पहले बार के इक्वल ही है। तो ये क्रिटिकल एज नहीं होगा, क्योंकि इसको निकालने के बाद हमारी एम की जो कॉस्ट है वो बड़ी नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ क्रिटिकल एज। सो इसलिए हम इसको वापस से बना देते हैं। कैसा था ये? हाँ सॉरी, हमने ये एज डाला था, राइट। तो मैं ये वापस 3 कर देता हूँ। सो बेसिकली इस एम में हमारे पास ये वाला ही क्रिटिकल एज है। वैसे ही हम हर इसमें देख सकते हैं, और ये जो क्रिटिकल एज होता है वो हर एक एम का पार्ट होता है, राइट। तो ये दिस इज़ अ क्रिटिकल एज। सो अब सूडो क्रिटिकल एजेस क्या होते हैं? सो सूडो क्रिटिकल एजेस वो एजेस होते हैं जो एम के पार्ट तो होते हैं, पर हर एम के पार्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला एज देखूँ ऑफ लेन 2, तो ये इस और इस एम का पार्ट है, पर इस और इस एम का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस एज को इंक्लूड करते हैं, फोर्सफुली हम अगर इसको इंक्लूड करते हैं हमारे एम में, तो भी ये हमको मिनिमम कॉस्ट जो होगा स्पैनिंग ट्री का वो 7 ही देगा। और अगर हम इसको नहीं भी इंक्लूड करते हैं, लाइक एक्सक्लूड कर देते हैं, तो भी ये एम का कॉस्ट 7 ही रहेगा। तो ऐसे एजेस को हम सूडो क्रिटिकल एजेस कहते हैं। सो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली यही दो चीज़ें मांगी गई है। हमको बोला गया है कि तुमको ये ग्राफ दिया गया है विथ दीज एजेस, तुमको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से एजेस क्रिटिकल हैं और कौन से एजेस सूडो क्रिटिकल है। तो हमें एक क्रिटिकल एजेस की लिस्ट रिटर्न करनी है और एक सूडो क्रिटिकल एजेस की लिस्ट रिटर्न करनी है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो हमें प्रॉब्लम में बोला गया है हमें वही करना है। सो हमको बोला गया है कि क्रिटिकल और सूडो क्रिटिकल एजेस फाइंड आउट करने हैं। सो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्रिटिकल एजेस वो होते हैं जिनको अगर मैं हटा दूँ अपने ग्राफ में से, तो जो हमारा एम है ओवरऑल ग्राफ का, उसका एम का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो उन एजेस को क्रिटिकल कहते हैं। सो अगर मेरे को क्रिटिकल एजेस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट फाइंड आउट कर लूँगा इस ग्राफ पे, जो कि अभी फॉर एग्जांपल इस केस में है 7, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे को फाइंड आउट करना है कि कौन से एजेस क्रिटिकल है। तो मैं हर एजेस पे इटरेट करूँगा और देखूँगा कि अगर मैं इस एज को एक्सक्लूड कर देता हूँ, अगर ये मेरे ग्राफ का पार्ट नहीं है, तो एम का कॉस्ट क्या आता है। अगर उस एम का कॉस्ट 7 से ज़्यादा आता है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा एज है दैट इज़ अ क्रिटिकल एज। सो इन दिस फैशन आई कैन फाइंड आउट कि कौन से एजेस क्रिटिकल है। सो अब देखते हैं कि हम सूडो क्रिटिकल एजेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सिमिलर टू क्रिटिकल, हम हर एज पे इटरेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो एज है, अगर मैं उसको एक्सक्लूड करता हूँ या फिर इंक्लूड करता हूँ, तो उससे जो नया एम बनता है, क्या उसका कॉस्ट जो ऑलरेडी सीन एम है उसके कॉस्ट के इक्वल है या नहीं। अगर वो उसके इक्वल ही रहता है इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों केस में, दैट मीन्स कि दैट एज इज़ अ सूडो क्रिटिकल एज। वाई आई एम सेइंग लाइक दिस इज बिकॉज कि ये जो सूडो क्रिटिकल एजेस होते हैं, ये कुछ एम के पार्ट होते हैं, कुछ एम के पार्ट नहीं होते हैं। सो इट रियली डजेंट मैटर कि आप इसको इंक्लूड करो या ना करो, क्योंकि अगर आप इंक्लूड करते भी हो तो भी वो एक एम बनाएगा, और अगर आप इंक्लूड नहीं भी करते हो तो भी वो एक एम बनाएगा। इन बोथ द केसेस आपका जो एम का कॉस्ट रहेगा, नए एम का कॉस्ट रहेगा, वो जो आप पहले देख चुके हो उसके इक्वली होगा। सो हर वो एज जिसको एक्सक्लूड और इंक्लूड दोनों करने पे एम का कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ सूडो क्रिटिकल एज। सो विद दिस वी कैन फाइंड आउट द सूडो क्रिटिकल एज। अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि एक्चुअल सूडो कोड देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो बिफोर आई मूव ऑन टू द सूडो कोड, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। सबसे पहला तो जो मेरा क्रिटिकल एजेस का लिस्ट होगा उसको मैं सी से रेफ़र करूँगा, और सूडो क्रिटिकल का जो मेरा लिस्ट होगा उसको मैं पी से डिनोट करूँगा। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखो तो मैं एम को मतलब अलग अलग तरीके से कॉल कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा एम का सिग्नेचर कुछ इस तरीके से होगा। एम पहले तो एन कितने वर्टाइसेस हैं, ये हमारा लिस्ट ऑफ एजेस होंगे। फिर मैं बताऊंगा कि कौन से एज को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ एक्सप्लिसिटली और किसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ एक्सप्लिसिटली। तो ये मेरा एम का कॉस्ट फाइंड आउट करने का सिग्नेचर होगा।
So with this, let's start with our pseudocode. So let's look at the pseudocode. सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा कि ये जो हमें ग्राफ दिया गया है उसका मैं ओरिजिनल MST का कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो है ये ओरिजिनल कॉस्ट निकाल दूँगा। MST कॉल करूँगा, ये n वर्टाइसेस ई एज, और कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं करना है मुझे एक्सप्लिसिटली, तो इसलिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं सेकंड चीज़ क्या करूँगा कि मैं हर एक एज में को इटरेट करूँगा। फॉर ईच एज इन दिस ई के लिस्ट में मैं क्या करूँगा, उस एज को पहले एक्सक्लूड करके MST फाइंड आउट करूँगा। सो लेट्स से मेरा और फिर उस MST का कॉस्ट सपोज EC है, एक्सक्लूडेड कॉस्ट। सो दिस विल बी MST एन ई। अब मुझको इंक्लूड कुछ नहीं करना है, पर मुझे एक्सक्लूड इस एच को करना है। तो अगर मैंने इस एच को एक्सक्लूड कर दिया तो मेरा ये जो MST बनेगा उसका ये कॉस्ट होगा EC। तो अगर मेरा ये EC ग्रेटर आता है OC से, ओरिजिनल कॉस्ट से, तो ऑब्वियसली ये क्रिटिकल एज है, राइट। इसको मैंने जब एक्सक्लूड कर दिया तो जो कॉस्ट बनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की वो बढ़ गई है ओरिजिनल कॉस्ट से, तो ऑब्वियसली हम इसको ऐड कर देंगे हमारे क्रिटिकल एजेस की लिस्ट में, ठीक है। तो इस एज को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इफ़। बट इन केस ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमने इस एज को हटाया पर ये इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ी, तो हम एक और चीज़ का फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसको इंक्लूड करके क्या कॉस्ट आती है। तो लेट्स से मेरा IC है, इंक्लूड करके जो MST बनता है उसका कॉस्ट। तो MST वापस से NE। अब इंक्लूड मुझे किसे करना है, इस एज को करना है, और एक्सक्लूड किसी को नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको इंक्लूड किया तो अगर ये मेरा वापस से ओरिजिनल कॉस्ट के ही इक्वल आता है तो ये बेसिकली सूडो को क्रिटिकल होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले। अब ये सूडो क्रिटिकल क्यों होगा, क्योंकि देखो मैंने एक्सक्लूड किया तो भी उसका कॉस्ट कुछ बदला नहीं, और मैंने जब उसको इंक्लूड किया तो भी उसका कुछ कॉस्ट बदला नहीं। तो यही हमारे सूडो क्रिटिकल एज की डेफिनेशन है। तो हमने P में ऐड कर दिया। तो जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास C और P में ये होंगे, क्या बोलते हैं, C में क्रिटिकल एजेस होंगे और P में सूडो क्रिटिकल एजेस होंगे। तो हम बस उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम रिटर्न कर देंगे C और P को। तो यही हमारा सूडो कोड हो गया। सो वन थिंग टू नोट हेयर इज़ दैट कि उन्होंने हमें बोला है कि ये जो तुम क्रिटिकल और सूडो क्रिटिकल एजेस की लिस्ट बना रहे हो, तो इसमें जो एजेस को तुम इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि सपोज ये क्रिटिकल में जब आप ऐड कर रहे हो E, तो ये E को आइडेंटिफाई करता है उसका इंडेक्स इस E के लिस्ट में। तो आप बेसिकली ये E का जो भी इंडेक्स है इस E में उसको ऐड करो। तो बेसिकली हमारा क्रिटिकल और सूडो क्रिटिकल एक लिस्ट ऑफ इंडाइसेस होंगे of those edges which are critical and pseudo critical respectively. So कुछ मतलब बस एक फॉर्मेट है जिसमें वो सोल्यूशन लाइक आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एजेस के इंडाइसेस रिटर्न करो। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मेन आइडिया तो यही है। सो विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो हमारे सोल्यूशन में, तो वो ये है कि हमने MST फाइंड आउट करना एकदम ग्रांटेड लिया हुआ है। बट अगर देखा जाए तो MST फाइंड आउट करना ही इस प्रॉब्लम का क्रक्स है। सो हम अभी भी एकदम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हम MST कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विथ एन एग्जाम्पल। सो एक्चुअली MST फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, मतलब दो एल्गोरिदम है। फर्स्ट प्रिम्स एल्गोरिदम और सेकंड है क्रुस्कल एल्गोरिदम, ठीक है। तो इन दो तरीके से हम किसी भी ग्राफ की मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम क्रुस्कल एल्गोरिदम देखेंगे क्योंकि मुझे ये ज़्यादा प्यारा सोल्यूशन लगता है। सो लेट्स सी क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है ये यूनियन फाइंड एल्गोरिदम के ऊपर बना है। सो अभी हम ये एग्जांपल को का MST फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और तभी हम देख भी लेंगे कि एल्गोरिदम है क्या और यूनियन फाइंड क्या है। तो उसी में एग्जांपल में ही हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ मेरे को ये ग्राफ दिया गया है और मुझे इसका MST फाइंड आउट करना है। तो क्रिस्कल एल्गोरिदम क्या कहता है, सबसे पहले तुम इन सारे एजेस को सॉर्ट कर दो बाय देयर लेंथ। सो अगर मैं इन सारे एजेस को बाय देयर लेंथ सॉर्ट करूँ तो क्या होगा, तो एक तो सबसे छोटा है AB, राइट, AB, फिर EF, फिर DE, फिर AC, फिर AD, और फिर BD और
सी डी। सो ये हमारे एजेस हो गए सॉर्टेड बाय देयर लेंथ। तो मैं अगर लेंथ लिख दूँ तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो हमारा जो पहला स्टेप था कि हमको बेसिकली ये जो एजेस हैं इनको सॉर्ट करना है बाय देयर लेंथ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। सो सेकेंड स्टेप हमें बोलता है कि आपके पास जितने भी वर्टाइसेस है इस ग्राफ में, आप उतने डिसजॉइंट सेट बना दो। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस है, तो मैं 6 डिसजॉइंट सेट्स बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 डिसजॉइंट सेट्स हैं और वो बोलते हैं कि इनिशियली, और हाँ, हर डिसजॉइंट सेट को एक पेरेंट के साथ मतलब उसका रूट होगा। तो फॉर नाउ जो उसका रूट होगा वो कह रहे हैं कि वो जो भी एज है वही उसका रूट होगा। तो हमारे ये रूट सेम ही होगा जो एज का नाम होगा, ई एफ। सो बेसिकली हमारे पास अभी ये 3 4 6 डिसजॉइंट सेट ऑफ वर्टाइसेस है, राइट। ये कनेक्टेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम 1 बाय 1 ये सबसे छोटे वाले एज से एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें इससे एक एमएसटी बना सकें। सो लेट्स सी। अब सबसे पहले फर्स्ट एज ले लेते हैं, सबसे छोटा एज ए बी। सो ए बी अभी हमारा ए और बी दोनों दो अलग अलग डिसजॉइंट सेट में है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन, या फिर मैं इसको यूनियन भी कह सकता हूँ। फिर ए और बी का यूनियन कर दिया हमने, तो इसका मतलब कि मैंने ये वाला एज देख लिया है और फिर मैं इसको अपने एमएसटी में इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है, और एक और चीज़, जो एमएसटी हमारा इनिशियली 0 था, अब हमने उसमें ये एज इंक्लूड कर दिया, तो हम इसका कॉस्ट ऐड कर देते हैं 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट एज देख लिया है, अब हम सेकेंड एज देखते हैं, ई और एफ। सो ई और एफ अगर मैं देखूँ तो ई अलग डिसजॉइंट सेट है, एफ अलग डिसजॉइंट सेट है। तो ई डिसजॉइंट सेट का जो रूट है वो ई है, एफ डिसजॉइंट सेट का जो रूट है वो एफ है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ई और एफ को। तो लेट्स से मैं ई में एफ को ऐड कर देता हूँ, राइट। नोट दैट कि पहले एफ का रूट एफ था, अब वो ई के साथ यूनियन हो गया उसका, तो अब एफ का रूट ई हो गया। ठीक है, सो बेसिकली यही जो है ना कि हम हर नोड का पहले उसका रूट फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर दो रूट को का यूनियन कर रहे हैं, इसी को यूनियन फाइंड एल्गोरिदम कहते हैं। फाइंडिंग द रूट एंड देन यूनियनिंग टू डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो ई और एफ भी हमने देख लिया, राइट। सो अब ई और एफ को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, और हमने ई और एफ देख लिया है, ए और बी भी देख लिया था, राइट। तो अब इसका जो कॉस्ट है हम उसको ऐड कर देते हैं 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम हमारे थर्ड देखते हैं, डी और ई। डी और ई अलग अलग डिसजॉइंट सेट हैं, तो अब हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब यूनियन कर देते हैं, डी और ई। अभी इस डी का भी रूट ई ही हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि इन दोनों का यूनियन कर दिया, बेसिकली ज्वाइन कर दिया, तो अब हम डी और ई को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसे ज्वाइन कर लिया तो इसका कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं, और डी और ई हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं, ए और सी। सो ए और सी तो दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो सी इसमें यूनियन हो गया इसका। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने ए और सी इंक्लूड कर लिया है, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं हमारे एमएसटी में, प्लस इसका कॉस्ट ऐड कर देते हैं 4। ठीक है, अब हमारा ये वाला भी हो गया है एज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एज, ए और डी। सो ए का रूट है ए, डी का रूट है ई, तो ये दोनों अलग अलग डिसजॉइंट सेट है, पर अब हमको इन दोनों को यूनियन करना पड़ेगा कि हम इस सेट को इस सेट के साथ यूनियन करने वाले हैं इसका। सो बेसिकली हम इसके रूट को फाइंड करेंगे और फिर इसको यूनियन कर देंगे इसके रूट के साथ। सो अगर मैं इनको करूँ तो मैं ई डी एफ को, राइट, ऐसा करके ई डी और एफ ऐसा मैंने यूनियन कर दिया, तो बेसिकली ए और ई का यूनियन हो चुका है, राइट। लाइक ए और डी का यूनियन हो चुका है। सो ए और डी को मैंने डाल दिया है इधर। ठीक है, तो अब मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ +5, और मैंने ये भी देख लिया है। सो अब अगर मैं आगे के एजेस पे जाऊँ तो बी डी, तो बी का रूट है ए और डी का रूट है ए, तो ये सेम ही सेट का पार्ट है। सो बेसिकली दे आर कनेक्टेड।
तो मेरे को इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर दो डिसजॉइंट सेट होते तो मैं यूनियन करता ना। अभी ये एक ही सेट है, दो डिसजॉइंट सेट है ही नहीं, तो यूनियन किसका करूँ। सो ये हो गया। वैसे ही सी का भी रूट ए है, डी का भी रूट ए है, सो ये दोनों का भी यूनियन नहीं हो सकता। सो विद दिस हमने हर एक एच को देख लिया है। और अभी ओवरऑल जो हमारा एम का कॉस्ट होगा वो बेसिकली इसका एडिशन होगा, 1+2+3+4, ये कितना हो गया, 7+3 10+5 15। तो ये हमारा हो गया एम का कॉस्ट। और अगर आप देखो जो ब्लू लाइन से मैंने ज्वाइन किए थे सारे एजेस वर्टाइसेस, वो एक एम ही फॉर्म करते हैं। सो अगर मैं अब क्रुस्कल एल्गोरिदम को सम अप करूँ तो हमने किया क्या। सबसे पहला स्टेप, हमने सारे एजेस को सॉर्ट किया बाय देयर लेंथ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि एक एन डिसजॉइंट सेट्स बनाए, सच दैट कि हर एक डिसजॉइंट सेट एक वर्टेक्स को डिनोट करता है। और उसके बाद हमने हर एक एज को 1 बाय 1 गए और फिर उस पर यूनियन फाइंड एल्गोरिदम के साथ उन डिसजॉइंट सेट को ज्वाइन करते रहे। और एट द एंड और जैसे जैसे हम ज्वाइन कर रहे थे वैसे वैसे हमारी बेसिकली एक एम बन रही थी, और साथ ही साथ हम कॉस्ट भी ऐड करते जा रहे थे। तो जब ये एल्गोरिदम एंड हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही डिसजॉइंट सेट रहेगा और हमारा एक एम बन गया होगा और ओवरऑल कॉस्ट मिल गया होगा। सो विद दिस हम क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू एक एम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका कॉस्ट रिटर्न कर सकते हैं। सो अब हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन समझ गया, और एम जो कि इस सोल्यूशन का क्रक्स है, वो कैसे फाइंड आउट करना ये भी समझ गया। नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू आवर कोड कि ये सोल्यूशन का मतलब कोड क्या होगा। सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फाइंड क्रिटिकल एंड सूडो क्रिटिकल एजेस इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और अगर आप देखो तो ये सिर्फ 120 लोग ही सॉल्व कर पाए थे। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। तो जो भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किया वो यही है, और फिर हमने यही एग्जाम्पल लेके समझा भी है। सो अभी हम डायरेक्टली कोड देखते हैं। अब मैं लाइन बाय लाइन कोड नहीं लिखने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वैसे वो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा, और हम ऑलरेडी इसका सूडो कोड देख चुके हैं। तो बस हम यहाँ पे अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे कि जो हमने डिस्कस किया है वही है। तो एक बार बस वॉक थ्रू कर लेंगे इस कोड के थ्रू। ओके, सो सबसे पहले हमने क्रिटिकल और सूडो क्रिटिकल ऐसे दो लिस्ट बना के रखे हैं, जो बेसिकली ये स्टोर करेंगे कि कौन से क्रिटिकल एजेस है और कौन से सूडो क्रिटिकल एजेस है। फिर हमने एक एज इंडेक्स मैप बनाया। ये बेसिकली हर एज को उसके इंडेक्स के साथ मैप करने के लिए। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि प्रॉब्लम बोलता है कि जो तुम्हारा क्रिटिकल एज का लिस्ट है या फिर सूडो क्रिटिकल एज का जो लिस्ट तुम रिटर्न करने वाले हो, वहाँ पे जो भी एज आप ऐड कर रहे हो बेसिकली उसका इंडेक्स ऐड करो, ना कि एज। सो हमको ये जो लिस्ट बनानी है वो एक्चुअली जो भी हम एज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्रिटिकल या सूडो क्रिटिकल, तो उसका इंडेक्स हमको इस लिस्ट में ऐड करना है। सो दैट्स वाई वी नीड दिस एज इंडेक्स मैप, ठीक है। फिर उसके बाद हम गए सॉर्ट करने के लिए, कि हमने बेसिकली हमारे एजेस को सॉर्ट कर लिया बाय देयर कॉस्ट। तो उसके बाद हमने एक एम फाइंड आउट किया सारे एजेस को कंसिडर करके, उसको मैंने मेन कॉस्ट में रख लिया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम हर एज को देखेंगे कि वो क्रिटिकल है या फिर सूडो क्रिटिकल है। तो हर एज पे मैंने इटरेट किया और फिर मैंने उसको एक्सक्लूड करके, ये इंक्लूड पार्ट है, ये एक्सक्लूड पार्ट है, तो मैंने इसको एक्सक्लूड करके जो एम बनता है उसका कॉस्ट एक्सक्लूड कॉस्ट में रखा। और अगर वो कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी कॉस्ट देखा है उससे ज़्यादा है, तो इन दैट केस कि ये क्रिटिकल एज है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन दैट केस हम ये ऐड कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि मैंने उसको एक्सक्लूड किया तो भी उसके कॉस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं आया, तो मैं उसको इंक्लूड करके भी देखूंगा, ठीक है। तो ये इंक्लूड वाला पार्ट में मैंने उस एज को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करा और फिर मेन कॉस्ट देखा, बेसिकली उसका कॉस्ट देखा एम जो बनता है उसका। अगर वापस से वो मेन कॉस्ट के इक्वल ही है, तो इसका मतलब कि मैंने उसको एक्सक्लूड भी किया और इंक्लूड भी किया, और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कॉस्ट में। दैट मीन्स कि ये सूडो क्रिटिकल है, तो मैंने उसका सूडो क्रिटिकल ऐड वाले लिस्ट में ऐड कर दिया उसका इंडेक्स, जो कि मैंने मैप से ले लिया। और फाइनली यही दोनों हमने रिटर्न कर लिया। तो ओवरऑल जो हमने सूडो कोड देखा था वो यही है। तो बस अब इसका जो मेन पार्ट है, क्रूशियल पार्ट, वो है एम तो मैंने एम कैसे फाइंड आउट किया वो भी हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। तो यूजिंग यूनियन फाइंड, ठीक है। तो यूनियन फाइंड में हमारे दो फंक्शन मैंने इंप्लीमेंट किए, यूनियन और फाइंड। तो फाइंड बेसिकली कोई भी डिसजॉइंट सेट का रूट निकाल के हमको देता है, और यूनियन बेसिकली दो डिसजॉइंट सेट को जॉइन करता है। बट अगर दो नोड सेम ही सेट के पार्ट हैं तो उनका रूट ऑब्वियसली अलग अलग नहीं होगा, तो इन दैट केस हम सीधा रिटर्न फॉल्स कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते इसका यूनियन, ठीक है। तो ये हमने यूनियन फाइंड बना के रखा है, जो कि हम अपने एम फंक्शन में यूज़ करेंगे। तो हम एम में बेसिकली अपना ग्राफ ले रहे हैं जो हमको मिलता है,
और यहाँ पे एजेस हमारे पास सॉर्टेड आने वाले हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके थे ऊपर। और फिर ये इंक्लूड और एक्सक्लूड बेसिकली वो एजेस हैं जो बता रहे हैं कि कौन से एज को इंक्लूड करना है हमें इस MST फाइंड आउट करने में, किसको एक्सक्लूड करना है। सो हमने यूनियन फाइंड का इंस्टेंस बना दिया। और फिर अगर इंक्लूड नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि किसी एज को हमको इंक्लूड करना है, तो हमने सबसे पहले उसको यूनियन के साथ इंक्लूड कर दिया, ठीक है, और उसकी कॉस्ट भी ऐड कर दी। फिर उसके बाद हम हर एज को 1 बाय 1 कंसिडर करेंगे इंक्लूड करने के लिए। बट जो जिसका पार्ट जो एक्सक्लूडेड है, जो एज एक्सक्लूड में डाला हुआ है, उसको हम नहीं करेंगे। प्लस अगर वो दोनों एक्चुअली दोनों एज अगर से दोनों वर्टाइसेस सेम ही सेट के पार्ट हैं, देन ऑल्सो हम उसका कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे। सो विद दिस हम ओवरऑल एक कॉस्ट निकालेंगे। और फिर जब भी हमारा ये पूरा फंक्शन हो जाता है, देन वी एक्सपेक्ट कि हमारा डिसजॉइंट सेट सिर्फ एक ही हो, क्योंकि हमारे सारे वर्टाइसेस जुड़ जाने चाहिए, राइट। सो हम देखेंगे कि जो कि हमारे यूनियन फाइंड डॉट डिसजॉइंट सेट का जो साइज़ है वो 1 है। अगर 1 है तो ही इसका मतलब कि हमारा कॉस्ट सही से निकला है, नहीं तो बेसिकली हमारे MST नहीं बनी है तो हम इन्फिनिटी रिटर्न कर देंगे। सो अगर आप यूनियन फाइंड में देखो तो ये साइज़ है जो कि बता रहा है काउंट ऑफ डिसजॉइंट सेट, और जब भी हम यूनियन करते हैं तो हम इसको डिक्रीमेंट करते हैं। सो विद दिस हमारा MST भी हमने जो देखा था वही हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। अब हम इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि इसकी क्या होगी। तो अगर देखा जाए तो इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज इंडेक्स मैप बनाने में O ऑफ E लगेगा, क्योंकि E का मेरा अरे है, सॉरी इटरेशन है। फिर सॉर्ट करने के लिए E log E लगेगा, और MST निकालने के लिए O ऑफ E लगेगा। अब O ऑफ E क्यों लगेगा हम देख लेते हैं, क्योंकि O ऑफ E इसलिए लगेगा, अगर आप देखो तो ये यूनियन जो है ना, फाइंड और यूनियन, ये दोनों फंक्शन अमोर्टाइज्ड O ऑफ 1 सोल्यूशन है, तो ये कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस है। तो अगर इसमें सारे कांस्टेंट ऑपरेशंस है इस फंक्शन में अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर लूप, ठीक है, तो ये फॉर लूप कितना है O ऑफ E। तो इसीलिए, और ऑलरेडी हमारे एजेस सॉर्टेड आ रहे हैं तो हमको सॉर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो सिर्फ इस फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ E रहेगा। सो हमने तो इसीलिए MST का O ऑफ E रहेगा। फिर हमने क्या किया, हर एज पे इटरेट किया और हर एज पे हमने MST कॉल किया। सो O ऑफ E इंटू O ऑफ E कर देंगे तो O ऑफ E स्क्वायर हो जाएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ E प्लस O ऑफ E प्लस O ऑफ E स्क्वायर। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन की होगी O ऑफ E स्क्वायर। सो बेसिकली यही हमारा कोड भी है और हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ ली है। अब इस कोड को हम सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। सो ये वेरीफाई करता है कि जो हमारा कोड बिल्कुल सही है। सो अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद एग्जांपल समझा, फिर हमने इसका सल्यूशन देखा, उसका सूडो कोड देखा, फिर एक जो MST है जो इस सल्यूशन का मेन पार्ट है हमने उसको भी समझा, फिर कोड के थ्रू वॉक थ्रू किया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझी। सो बस अब एक ही चीज़ बचती है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए कंप्लीट माना जाएगा। सो विद दिस आई टेक योर लीव, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।